वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अगर हम डिविजर्स का सम करें तो वो उस नंबर के इक्वल हो जाता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि अगर कोई नंबर है 6, तो 6 के जो डिविजर्स होंगे, डिविजर्स का मतलब कि कोई भी नंबर जो 6 को डिवाइड कर दे, तो अगर हम इसके डिविजर्स निकाले तो वो होंगे 1 1 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, और 6। तो ये जो नंबर्स हैं ये है 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 6 से बड़े नंबर 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें 6 या 6 से छोटे नंबर्स को चेक करना है, और 0 को भी नहीं चेक करना है। तो 0 और उस नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हमें चेक करना है कि वो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इन नंबर्स का सम ले और उस नंबर को हटा दें, हमें वो नंबर नहीं चाहिए, बाकी के जितने डिविजर्स हैं इनका अगर हम सम ले, यानी कि 1 + 2 + 3 ले, तो ये 6 आ रहा है, वो उस नंबर के इक्वल है। तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट नंबर्स होते हैं। अब हम इस नंबर का प्रोग्राम देखते हैं और जो लॉजिक यूज हो रहा है उससे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, फिर मैंने एक क्लास डिफाइन किया है परफेक्ट, फिर मैंने मेन मेथड डिफाइन किया है और स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है ताकि मैं नंबर इनपुट ले सकूं। उसके बाद से हम दो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एन और पी। पी के अंदर हम ये जो सम निकालेंगे इसको स्टोर कराएंगे, और एन के अंदर जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं है उसे स्टोर कराएंगे। इसके बाद हम n = sc.nextInt से वो नंबर इनपुट ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर i = यहाँ पे हम i को भी डिफाइन कर लेते हैं, int i = 1, i <n i++। तो ये लूप 1 से <n तक क्यों चल रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि 6 के जो हमें डिविजर्स निकालने हैं वो 6 से छोटे होना चाहिए, और 6 वो नंबर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम <= नहीं लिखेंगे, हम <, लिखेंगे। हमें वो नंबर नहीं चाहिए क्योंकि वो नंबर खुद को डिवाइड कर लेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए, हमें उससे छोटे नंबर चाहिए, और 1 या फिर उससे बड़े नंबर चाहिए। तो अगर आपको नंबर्स चाहिए n और उससे छोटे और 1 के बीच में, तो आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा। आप फॉर या वाइल कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं और वो लूप 1 से <n तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें चेक करना है कि जो इनके बीच में नंबर्स आ रहे हैं उनमें से कौन ऐसे नंबर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर ले रहे हैं, ताकि वो फैक्टर बन जाए या डिविजर बन जाए उसका। तो अब हम चेक करेंगे इफ n mod i = 0। यहाँ पे हम मॉड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मॉड ऑपरेटर से उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो यानी कि वो उसका फैक्टर हो जाता है या फिर डिविजर हो जाता है। तो जैसे अगर हम, तो ये 6 टाइम्स होके 6 - 0, यानी कि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। ऐसे ही अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें 3 होके 0 मिल जाएगा, यानी कि फिर से रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इसीलिए हम n mod i यूज कर रहे हैं कि अगर ऐसा है और वो 0 के बराबर है, यानी कि i जो है वो n का फैक्टर हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो उसका फैक्टर है तो हम उसे p = p + i, यानी कि हम उसे अब p में ऐड कर लेंगे, और अब हम इस लूप को क्लोज कर देंगे। तो इस लूप से क्या होगा कि हम 1 से n तक के बीच में आने वाले सारे नंबर्स हमें मिलेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है, वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। उसके बाद से अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम उसे p में स्टोर करा लेंगे। अब ये लूप से हम बाहर आते हैं, तो अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, वो ये है कि इफ p = n, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे system.out.println इट इज अ परफेक्ट नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कराएंगे system.out.println नॉट परफेक्ट नंबर। तो अब हम इसे समझते हैं एक बार और ट्रेस करते हैं। ये जो मैंने अभी लॉजिक लिखा, इसे हम एक बार ट्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू n की यूजर से मांगेंगे। तो यूजर अगर मान लीजिए कि वो 6 बोलता है, n की वैल्यू 6 है, इनपुट करता है,
तो अब हमारी आई की वैल्यू जो है वो 1 है। तो अब हम इस लूप का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। आई की वैल्यू जो है वो हो गई है 1 और उसके बाद से कंडीशन है आई लेस देन एन, तो 1 जो है वो लेस देन 6 है, सही है ये कंडीशन। तो हम लूप के अंदर आ गए। अब n mod i इक्वल टू 0, यानी कि n mod i क्या होगा 6 mod 1। जब पहली बार लूप चलेगा तो 6 mod 1 होगा। तो अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। p के अंदर p प्लस आई हो जाएगा। तो p की ओरिजिनल वैल्यू 0 थी, यहाँ पे मैंने p की ओरिजिनल वैल्यू 0 रखी थी। तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो p की न्यू वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 1। अब इसी तरह i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो अब इसके बाद से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2 चेक होगा कि 2 लेस देन n है, 2 लेस देन n यानी कि 2 लेस देन 6 है। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे if के 6 mod 2 यानी कि 6 mod 2 इक्वल टू 0 है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है। तो हमारी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की पुरानी वैल्यू प्लस i। तो p की पुरानी वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। तो 1 प्लस i की वैल्यू क्या है 2 है। तो p की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। इसी तरीके से अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, फिर हम i इंक्रीमेंट करेंगे, i इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। 3 को अब हम चेक करेंगे कि 3 लेस देन n है, 3 6 से छोटा है, 3 लेस देन 6 है। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, ये कंडीशन फिर से ट्रू है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब फिर से हम इफ n mod i यानी कि 6 mod 3 अगर 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, हमें फिर से 0 रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है। हम इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आके p इक्वल टू p प्लस आई कर देंगे। p में p की पुरानी वैल्यू प्लस i की वैल्यू, p की पुरानी वैल्यू 3 थी, तो p इज इक्वल टू 3 प्लस i की वैल्यू, i की वैल्यू अभी क्या है 3 है। तो p की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 6। तो अब हमें p की वैल्यू 6 मिल गई है। अब क्या होगा कि i फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, i इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 4 लेस देन 6 है, 4 लेस देन n है, 4 लेस देन 6 है, सही है। फिर से हम अंदर आ गए। अब हम 6 mod 4 करेंगे। 6 mod जब हम 4 करेंगे तो इसका हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। हम नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके अंदर से हम फिर से i को इंक्रीमेंट करेंगे। i को इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू अब हो गई 5। अब 5 लेस देन 6 है, ये अभी भी कंडीशन सही है। तो अब हम 6 mod 5 करेंगे। तो 6 mod 5 करेंगे तो अभी हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, यानी कि ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। तो अब हम फिर से इसे नहीं एग्जीक्यूट करेंगे और हम एक बार और i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। अब i की वैल्यू हो गई है 6। क्या 6 लेस देन n है, 6 लेस देन 6 है, नहीं, 6 इक्वल टू 6 है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और अब हम चेक करेंगे p की जो वैल्यू है वो n के बराबर है। तो p की वैल्यू अब क्या हो गई थी, 6 हो गई थी इस लूप के एग्जीक्यूशन के बाद। तो 6 जो है हमारी जो वैल्यू इनपुट ली गई थी वो भी 6 है। तो 6 और 6 ये दोनों बराबर है। अगर ऐसा है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये था लॉजिक परफेक्ट नंबर के पीछे और उसका प्रोग्राम।